राधे राधे दोस्तों, मैं रीशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। रात होने को आई थी, लेकिन वमन अभी तक घर नहीं आया था। न जाने क्यों सरिता का मन बहुत घबरा रहा था। बार बार वह घर के दरवाजे तक और दरवाजे से घर तक जा रही थी। आज तो उनकी सुबह की शिफ्ट थी। 3 बजे तक तो उनकी शिफ्ट खत्म हो गई होगी। फिर अभी तक वह घर क्यों नहीं आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्तों के साथ वह फिर क्लब में बैठे पत्तियां खेल रहे हों। और फिर आज तो 2 तारीख है, उनकी तनख्वाह भी आ गई होगी। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सारे पैसे लेकर फिर से जुआ खेलने बैठे हों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि अब वह कभी जुआ नहीं खेलेंगे और ना ही शराब पिएंगे। लेकिन फिर तभी उसके दिल ने कहा कि जिसे शराब और जुए की लत लगी हो, वह इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। सरिता सर पकड़कर थम से जमीन पर बैठ गई। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना। नन्हा अरुण सरिता के आंचल को पकड़कर उससे खाना मांग रहा था। सचमुच रात हो चली थी और वमन के इंतजार में चिंता करते हुए उसने तो चूल्हा भी नहीं जलाया था। जल्दी जल्दी सरिता ने कोयले की अंगीठी को सुलगाया और खाना बनाने बैठ गई। तब तक उसके सास ससुर भी पड़ोस के घर से टीवी देखकर आ चुके थे। सरिता ने जल्दी जल्दी रोटी सब्जी बनाई और सबको खाना खिलाकर अरुण को लेकर उसे सुलाने के लिए कमरे में आ गई। अरुण सो चुका था। रात के 12 बज चुके थे। सरिता का मन बहुत सारी आशंकाओं से भयभीत हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कर्जदार ने पैसे न देने की वजह से उसका अपहरण तो नहीं कर लिया, या फिर किसी से मारपीट तो नहीं हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ही होगा, उसने अपने मन को समझाया। 12:30 बजने वाले थे। अब तो नाइट शिफ्ट भी खत्म होने को होगी। देखती हूँ बाहर किसी से पूछती हैं। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर खड़ी हो गई। सचमुच नाइट शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वर्कर अपने अपने घरों को जा रहे थे। राकेश भाई, आपने आज वमन को देखा था क्या? अभी तक वह घर नहीं आए, सरिता ने राकेश भाई से पूछा। अरे भाभी जी, वमन भाई तो अपनी शिफ्ट खत्म करके दिन में ही निकल गए थे। आज तो 2 तारीख है, तनख्वाह का दिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि वमन भाई पैसे उठाकर अपने दोस्तों के साथ क्लब चले गए हों, क्योंकि मैंने देखा था उनके साथ कुछ लोग भी थे। आप चाचा जी को लेकर क्लब की ओर जाकर देख लीजिए, वमन भाई वहीं होंगे। इतना कहकर राकेश भाई अपने घर के अंदर चले गए और अब सरिता के समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आशंका सही निकली। वमन अपने दोस्तों के साथ जुए के अड्डे पर चला गया था। सरिता अब थक चुकी थी अपने हालात और अपनी जिंदगी से भी। वमन जब जब जुए में हार कर आता तो शराब के नशे में धुत अपना सारा गुस्सा सरिता पर उतारता। अब तो जैसे आदत सी हो गई थी। लेकिन शुरू शुरू में जब सरिता शादी होकर आई थी, वह समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर यह हो क्या रहा है, आखिर उसकी गलती क्या है। उसकी बेबस निगाहें अपने सास ससुर की तरफ मदद मांगने को देखती, लेकिन वमन के माता पिता उसकी बेबसी को देखकर भी अनदेखा कर देते। आखिर कहते भी तो क्या कहते, उनकी गलतियों की सजा बेचारी सरिता को भुगतनी पड़ रही थी। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने का भरपूर फायदा उठाया वमन ने। उसके माता पिता ने उसकी जायज और नाजायज मांग को पूरा किया, जिसके कारण वह बचपन से ही बेहद जिद्दी हो गया था। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। उनके पिता सरकारी नौकरी में जो थे, बचपन से ही हर मांग पूरी होती गई। बड़े होने पर गलत संगत में शराब और जुए की लत लग गई।
तो वे लोग उसे सुधारने की तरकीबें सोचने लगे, परंतु समय बीत चुका था। वमन के पिता रिटायर होने वाले थे। उन दिनों पिता के रिटायरमेंट के बाद बेटे की नौकरी हो जाती थी। इस तरह पिता के रिटायर होते ही वमन को अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी मिल गई। उसके माता पिता ने सोचा कि अब काम के बाद इतना समय नहीं मिल पाएगा कि वह आवारागर्दी करेगा, इसलिए धीरे धीरे उनका बेटा सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी ड्यूटी करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ जुए और शराब के अड्डे पर चला जाता और कभी कभी तो वह अपनी पूरी तनख्वाह ही जुए में हार कर आ जाता। हार कर उनके माता पिता ने सोचा कि उसकी शादी करवा देते हैं, शायद कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ और अपनी पत्नी के प्रेम में पड़कर दोस्तों के साथ छोड़ देगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसकी शादी करवाने का निश्चय किया। लेकिन जो भी माता पिता यह सोचते हैं कि शादी के बाद उनका बेटा सुधर जाएगा या आने वाली लड़की उसे सुधार देगी, यह बहुत गलत सोच है। अरे, जिसे आपने जन्म दिया, पाला पोसा, उसे आप सुधार नहीं पाए तो अगले घर से आने वाली अनजान बच्ची क्या सुधारेगी। यही सब सोचकर वमन के लिए लड़कियां ढूंढी जाने लगी। लेकिन आसपास के इलाके में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पाया। हार कर दूर दराज के रिश्तेदारों की मदद से सरिता के साथ उसकी शादी तय हुई। सरिता के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। सरिता को उसकी बुआ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अभी सरिता ने मैट्रिक की परीक्षा ही दी थी। रिजल्ट भी नहीं आ पाया था कि उसकी बुआ ने उसकी शादी वमन के साथ करवा दी, क्योंकि बिना दहेज के सरकारी नौकरी वाला लड़का का रिश्ता जो आया था। और इस तरह कच्ची उम्र में ही सरिता वमन के साथ शादी के बंधन में बंधकर अपने ससुराल आ गई। धीरे धीरे उसकी समझ में सब आने लगा कि क्यों बिना दहेज के और इतनी जल्दबाजी में इतनी धूमधाम से वमन के माता पिता ने उसकी शादी उसके साथ करवाई। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अगर सरिता वमन को कुछ समझाने की कोशिश करती तो वह गुस्से में उसे मारपीट करता, और उस पर भी और दुख जब होता जब जानवरों की तरह मार खाने के बाद भी उसके सास ससुर उसे ही समझाते, अरे दिन भर का काम करके मेरा बेटा आता है तो आते ही क्यों कचकच करने लग जाती हो। ऐसे में उसे गुस्सा तो आएगा ही, जरा प्यार से बात किया करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सरिता की सास सरिता से कहती। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और फिर एक दिन जब सरिता को पता चला कि वह मां बनने वाली है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह किसी भी हालत में मां नहीं बनना चाहती थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, परंतु सास की अनुभवी नजरों ने यह भाप लिया कि सरिता मां बनने वाली है। उसने सरिता से सख्ती से कहा कि अगर उसने बच्चे को नष्ट करने का सोचा भी तो उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। सोच ले कि उसके बाद वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और सचमुच सरिता डर गई। उसने सोचा कि अगर इन लोगों ने घर से निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी। अब तो बुआ भी उसे अपने घर में नहीं रहने देगी। और इस तरह अरुण का जन्म हुआ। अरुण के जन्म के बाद सरिता के मन में आशा जगी कि शायद बच्चे के मुंह में आकर वमन सुधर जाए, लेकिन सरिता की यह सपना सपना ही बनकर रह गया। हालात और भी बिगड़ने लगे। सरिता अकेली थी तो सारे दुख सह लेती थी, लेकिन अब अपने बच्चे का दुख उससे देखा नहीं जाता। पैसे के अभाव में ना तो ढंग से कपड़े और ना ही बच्चे को दूध या पौष्टिक भोजन मिल पाता था। कभी कभी तो वमन अपनी पूरी तनख्वाह जुए में हार जाता, और जिस महीने जुए में नहीं हारता तो वर्कशॉप से बाहर निकलते ही इंतजार में खड़े महाजन पैसे छीन लेते। कारण चाहे जो हो, भुगतना तो सरिता को ही पड़ता था। दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया था।
सरिता के पास कोई डिग्री तो थी नहीं कि वह कुछ काम भी कर सके, और वैसे भी उन दिनों नौकरी मिलना आसान बात नहीं। आज की तरह इतने रोजगार उपलब्ध नहीं थे। उसकी यह दशा देखकर पड़ोस में रहने वाले राकेश भाई ने सरिता को एक रास्ता बताया। पहले तो सरिता सोच में पड़ गई, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन जब राकेश भाई ने कहा कि देखिए भाभी जी, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आपको कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए आप एक बार मेरा बताया हुआ काम करके देखिए, शायद कुछ बात बन जाए। और फिर बहुत सोचने पर सरिता ने राकेश भाई के बताए हुए रास्ते पर चलने को सोचा। सारी रात सरिता के मन में उथल पुथल होती रही, क्या करूं क्या ना करूं, इसी कश्मकश में डूबी रही। घर में सबकी उपेक्षा, ताने और मार खाते खाते उसकी आत्मविश्वास, स्वाभिमान और हिम्मत सभी टूट चुके थे। अकेली होती तो शायद आत्महत्या भी कर लेती, लेकिन अपने नन्हे से बच्चे का मुख देखकर अपना सोच बदल लेती। उसके मरने से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखती हूँ राकेश भाई ने जैसा बताया है वैसा करके, लेकिन इसके लिए उसे वमन के नाइट शिफ्ट ड्यूटी होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। लगातार दरवाजा पीटे जाने की आवाज में सरिता की आंखें खुल गई। वह दौड़कर गई तो जाकर दरवाजा खोला। शराब के नशे में धुत वमन अभी भी लड़खड़ा रहा था। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में, उसने गुस्से से कहा और धड़ाम से बाहर पड़े बिस्तर पर गिर पड़ा। सरिता ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप अंगीठी सुलगाकर चाय बनाने चली गई। वह इंतजार कर रही थी अगले सोमवार का, क्योंकि सोमवार ही शिफ्ट चेंज होती थी। किसी तरह बीच के दिन बीते और रविवार आया। सरिता ने रविवार की शाम ही राकेश भाई से बात कर ली थी। उन्होंने सरिता को आश्वासन दिया था कि वह उसकी पूरी मदद करेंगे। आज सोमवार था, अब वमन को काम पर तो जाना नहीं था, इसलिए उसने सुबह सुबह ही चाय नाश्ता किया और अपने दोस्तों के साथ चला गया। सरिता समझ चुकी थी कि अब वह आधी रात से पहले घर नहीं लौटेगा। उसने अपने सासू माँ से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अस्पताल जा रही है दवा लेने। उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। खाना बनाकर तो रख दिया है ना? उसकी सास ने तीखे स्वर में कहा। जी अम्मा, मैंने खाना बना दिया है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह जल्दी से घर से निकल पड़ी। आगे नुक्कड़ पर राकेश भाई इंतजार कर रहे थे। सरिता उनके साथ चल पड़ी। वह मन ही मन डर भी रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। यही सोचकर उसने यह फैसला लिया था। राकेश भाई उसे लेकर वर्कशॉप में आ गए थे। उन्होंने सरिता से एक एप्लीकेशन लिखवाया और फिर उसे लेकर जीएम साहब के ऑफिस में गए। जीएम साहब को एप्लीकेशन देते हुए उन्होंने सारी बात बताई और सरिता एवं अरुण को उनके सामने खड़ा कर दिया। जनरल मैनेजर ने उनकी पूरी बात सुनी और फिर सरिता से कहा, आपकी समस्या सचमुच गंभीर है, लेकिन आपकी कोई भी मदद करने से पहले मुझे एक बार मैनेजमेंट से बात करनी होगी और फिर जो मैनेजमेंट का फैसला होगा उस हिसाब से मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैनेजर साहब, अरुण के पिता को इस बात का पता चलेगा कि मैं यहाँ आई थी तो मुझे जान से मार देंगे, और फिर आज मैं तो किसी तरह छुप छुपा कर आ गई हूँ, पर शायद मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने क्या फैसला लिया है और आपकी मेरी मदद किस तरह करेंगे? सरिता ने डरते डरते जीएम साहब से पूछा। आपको दोबारा आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे मामलों में ऐसा हो सकता है कि वमन की आधी तनख्वाह आपको दे दी जाए। खैर जो भी होगा राकेश भाई के जरिए आपको खबर कर दी जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ
तो महीने में एक बार आपको पैसा लेने आना होगा, क्योंकि कुछ कागजों पर आपके दस्तखत चाहिए होंगे। जी, जीएम साहब ने सरिता से कहा। सरिता घर आ गई। हफ्ते भर बाद ही राकेश भाई ने आकर सरिता से बताया कि जीएम साहब ने कहा है कि वमन की आधी तनख्वाह आपको मिलेगी, लेकिन हर महीने आपको तनख्वाह लेने वर्कशॉप जाना होगा। सरिता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और चैन की सांस ली। उसने राकेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे इस बात की भी खुशी थी कि अभी तक वमन को कुछ पता नहीं था कि वह जीएम साहब से मिलने गई थी। जैसे तैसे करके पूरा महीना बीता। तनख्वाह वाले दिन सरिता राकेश भाई के साथ पहले ही वर्कशॉप चली गई थी। ऑफिस में जाकर जो भी पेपर वर्क थे उन्हें पूरा कर सरिता आधी तनख्वाह लेकर घर आ गई थी। उधर ड्यूटी के बाद जब वमन को आधी सैलरी मिली तो गुस्से से वो पागल हो गया। अब वह मैनेजमेंट से तो लड़ नहीं सकता था, इसलिए वह चुपचाप आधे पैसे लेकर घर आ गया। उसके लिए लेनदार महाजन घर पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे देकर वमन ने सबको विदा किया। उसके बाद उसने जी भरकर सरिता को मारा। उसने बहुत कोशिश की सरिता से पैसे लेने की, लेकिन सरिता ने पैसे नहीं दिए। थक हार कर वह अपने दोस्तों के साथ दारू के अड्डे पर चला गया। आज सरिता को मार खाकर भी ज्यादा दुख नहीं हुआ, इसलिए कि उसे इस बात की तसल्ली थी कि आधी ही सही, लेकिन जो भी पैसे मिले हैं उनसे किसी तरह वह घर तो चला लेगी। सबसे पहले उसने जाकर किराने वाले को थोड़े से पैसे उधार के चुकाए और उसे आश्वासन दिया कि धीरे धीरे वह सारे पुराना हिसाब चुकता कर देगी। फिर राशन लेकर वह घर आ गई, जबकि वमन के पास पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे, इसलिए शराब पीना कुछ तो कम हो गया था, लेकिन जुए की एक ही आदत जैसे तस नहीं हुई। वमन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक तो पैसे आधे हो गए थे और उस पर से जो भी पैसे मिलते थे वह साहूकार और महाजनों के कर्ज उतारने में चले जाते। लेकिन सरिता बहुत खुश थी। वह ईश्वर से रोज प्रार्थना करती कि जिस तरह पैसे की कमी से शराब पीना कुछ कम हो गया, बस इसी तरह जुए की लत भी छूट जाए। धीरे धीरे पैसे की किल्लत और नौकरी छूट जाने के डर से वमन ने शराब भी कम कर दी थी और जुए के अड्डे पर भी जाना बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में भी यह डर बैठ गया था कि दोबारा सरिता ने आकर शिकायत कर दी तो कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, और जब नौकरी नहीं रहेगी तो वह क्या करेगा। इसी तरह कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन उसने पहले से जो साहूकारों से कर्ज ले रखा था उसे चुकाने के लिए उसे उस पर काफी दबाव बढ़ रहा था। अपनी आधी तनख्वाह में थोड़े पैसे वह महाजनों को देता और थोड़े पैसे वह अपने खाने पीने में उड़ाता। उसने घर में कुछ भी सामान लाना या पैसे देना बिल्कुल बंद कर दिया था। दिन रात वमन इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि किस तरह महाजनों का पैसा चुकाए और जी भर के पहले की तरह वह अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन सरिता खुश थी। आज 2 दिन हो गए थे वमन घर पर नहीं आया था। शनिवार को सुबह ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रात में घर नहीं आया। रविवार का भी सारा दिन बीत चुका था, लेकिन वमन का कोई अता पता नहीं था। अब सरिता को चिंता होने लगी थी। वमन के पिता भी सबसे पूछताछ कर चुके थे, आसपास भी देखकर आ चुके थे, लेकिन वमन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अड़ोस पड़ोस वाले भी इधर उधर ढूंढकर थक गए। दारू के अड्डे से लेकर क्लब वगैरह में भी जाकर लोगों ने वमन को ढूंढा, लेकिन वमन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सभी चिंतित थे। रविवार की रात भी बीत गई, लेकिन वमन घर नहीं लौटा। सरिता का दिल घबरा रहा था कि न जाने अब कौन सी मुसीबत आने वाली है और यह वमन अचानक से कहाँ चला गया। अरे ओ
सरिता, कहीं तूने तो कुछ नहीं कहा वमन से? जरूर तूने ही कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, जिससे वह 2 दिनों से घर नहीं आया। अरे अब तो आधे पैसे तो उठाकर तू लाती है, तब तुझे क्या परेशानी है मेरे बेटे से? पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा। सरिता की सास सरिता को कोसती हुई बड़बड़ा रही थी। इससे पहले कि सरिता कुछ जवाब देती, बाहर से दरवाज़ा पिटने की आवाज़ आने लगी। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर 3-4 लोग खड़े हुए हैं और उन सबों के साथ वमन भी है। उन चारों अजनबियों ने ऊपर से नीचे तक सरिता को अजीब नज़रों से देखा। फिर उनमें से एक ने बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि चलिए भाभी जी, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। मगर क्यों? मैं क्यों चलूं आप लोगों के साथ? मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं, सरिता ने डरते हुए कहा। बात ऐसी है भाभी जी कि कल रात वमन यानी कि आपके पति ने जुए में आपको हार दिया है, इसलिए शर्त के मुताबिक आपको 6 महीने तक हम चारों के साथ बारी बारी से रहना होगा, या नहीं तो जितने की शर्त थी उससे दुगने पैसे हमें देने होंगे। अब आपके पति के पास पैसे तो हैं नहीं, इसलिए बतौर बंधक आपको हमारे साथ 6 महीने के लिए रहना होगा। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। भयभीत हिरनी की तरह उसने चारों ओर देखा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अम्मा जी, मुझे बचा लीजिए। डर के मारे सरिता अपनी सास के पीछे जाकर छुप गई। सरिता की सास ने प्रश्नवाचक नज़रों से अपने बेटे को देखा, मानो पूछ रही हों कि क्या सच में उसने जुए में सरिता को हार दिया है। वमन नजरें झुकाए एक कोने में खड़ा था। वमन के वे जुआरी दोस्त सरिता को हाथ पकड़कर खींचने लगे। अपने बचाव में सरिता जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सरिता फूट फूट कर रोए जा रही थी और लोगों से बचा लेने की गुहार कर रही थी। शोर सुनकर राकेश भाई भी निकल आए थे। वजह जानकर सारे लोग हैरान रह गए। हे भगवान, क्या आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जो जुए में अपनी बीवी को हार जाते हैं? सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उन मवालियों से पंगा ले। इन सारे हंगामे के बीच अरुण डर के मारे अपने दादा के गोद में जा छिपा था। सारे लोग देखते रह गए और वे चारों मवाली सरिता को हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। सभी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इस बीच वमन की मां ने वमन का हाथ पकड़कर अंदर खींचा और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। इस तरह कई दिनों तक पूरे समाज में यह चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन किसी ने भी सरिता की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और इस तरह पूरे 6 महीने बीत गए। वमन ड्यूटी जाने के लिए आंगन में बैठा नाश्ता कर रहा था। उसकी माँ गरमा गरम रोटी बेटे की थाली में परोस रही थी। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आहट हुई। अरे भाई वमन, कहाँ हो तुम? लो, हम अपने वादे के मुताबिक 6 महीने के बाद तुम्हारी पत्नी को लौटाने आए हैं। हमारा हिसाब पूरा हुआ, संभालो अपनी बीवी को। यह आवाज़ सुनकर वमन जल्दी से घर से बाहर निकला तो देखा वही चारों सरिता को लेकर खड़े हैं। इससे पहले कि वह कुछ कहें, सरिता को उतारकर वे चलते बने। अब क्या लेने आई हो यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ आते? उधर ही कहीं डूबकर मर क्यों नहीं गई? वमन ने सरिता को धिक्कारते हुए कहा। जब तुम्हें अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाते हुए शर्म नहीं आई, जब तुम अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने उन मवालियों को ले जाते हुए देखा, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, तो मुझे अब कैसी शर्म? मैं तो पिछले 6 महीने से रोज अपनी शर्मो हया को बेच रही हूँ। अब तो शर्मो हया नाम की कोई चीज़ मेरे अंदर बची ही नहीं, इसलिए मैं लौट आई हूँ तुम्हारी छाती पे मूंग दलने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं इसी घर में तुम्हारे साथ रहूंगी, ताकि तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे देखकर रोज मरो। हर पल तुम्हें तुम्हारी घिनौनी हरकत याद आती रहे।
ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाने को मुड़ी। देखो सरिता, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। हम किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। इससे पहले कि तुम्हें हम यहाँ से धक्के मारकर घर से बाहर निकालें, यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप इस घर को छोड़कर चली जाओ। सरिता की सास ने सरिता से कहा, मैंने कहा ना कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। तुम लोगों को जो करना हो सो करो। सरिता ने कड़क शब्दों में बेहद शांति के साथ जवाब दिया। अरे माँ, देखती क्या हो, जाओ इसे घसीटकर बाहर निकालते हैं। देखे यह बचाव में किसे बुलाती है, वमन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सुबह सुबह यह शोरगुल सुनकर सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। जिस सरिता को तुमने जुए में हारा था ना वमन, वह सरिता अब मर चुकी है। और घबराओ मत, तुमने मुझे आज की द्रौपदी तो बना दिया है, लेकिन आज की यह द्रौपदी बचाव के लिए किसी कृष्ण को नहीं पुकारेगी। अपने जीवन के इस महासंग्राम को वह खुद ही लड़ेगी। तुम सिर्फ देखोगे, कर कुछ भी नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अपनी ज़िंदगी जियो और मैं इसी घर में अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में चली गई। घर जाकर सरिता ने अपने कमरे से वमन का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। यह देखकर वमन गुस्से से लाल होकर उसे मारने को दौड़ा, लेकिन तभी राकेश भाई ने उसे रोक दिया। देखो वमन भाई, अगर भाभी जी ने जाकर जीएम साहब से तुम्हारी सारी करतूत बता दी तो इंक्वायरी बैठ जाएगी और शायद तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाए। सोचो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब सरिता भाभी लौट कर आई हैं तो वह चाहे जैसे भी रहें, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करने का। राकेश भाई के ऐसे समझाने से वमन अपनी नौकरी जाने के डर से रुक गया और चुपचाप घर के अंदर चला गया। उधर सरिता ने कमरे से वमन का सारा सामान हटाकर कमरे को खाली किया और अपने बेटे को लेकर जाने लगी। तो वमन और उसकी माँ ने अरुण को अपनी ओर खींचना चाहा और कहा, अर्जुन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, यह हमारे साथ रहेगा। अर्जुन मेरा बेटा है और यह मेरे साथ रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे गिरे हुए आदमी का साया मेरे बच्चे पर पड़े। आज से अपने कर्म युद्ध की सारथी भी मैं ही हूँ और योद्धा भी मैं ही हूँ। अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। मैं चाहती तो कहीं और भी रह सकती थी, लेकिन नहीं, मैं यहीं रहूंगी इसी घर में तुम लोगों की नज़रों के सामने, ताकि जब जब तुम सब मुझे देखो तब तब तुम लोगों को अपना कुकर्म याद आता रहे। इतना कहकर सरिता ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वमन और उसके माता पिता दोनों खड़े उसे देखते रह गए। उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। सचमुच अगर सरिता चाहती तो उसकी एक शिकायत पर वमन को नौकरी से निकाला जा सकता था, परंतु सरिता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नौकरी से निकाले जाने के बाद हो सकता था वे सब शहर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते, लेकिन वह चाहती थी कि वे सब इसी शहर में रहें। सारे समाज की नफरत भरी नज़रों का सामना करते हुए, उनकी हिकारत और बेइज्जती को झेलते हुए, जिंदा रहते हुए भी वे सब रोज़ मरें, ठीक उसी तरह जैसे पिछले 6 महीने तक उन चारों हैवानों के बीच वह मर मर के जीती रही। राकेश भाई की मदद से उसे पास के स्कूल में आया की नौकरी मिल गई थी और फिर वमन की आधी तनख्वाह भी उसे कंपनी की तरफ से मिल जाया करती थी, जिससे उसका और उसके बेटे का भरण पोषण हो जाया करता था। बाकी बचे समय में वह आसपास के लोगों के कपड़े सीने का काम करने लगी। समाज के कुछ लोगों ने जहां उसकी मजबूरी को नहीं समझकर उसे ही गलत ठहराया और उसके जीवन को व्यर्थ बताया, वहीं ज़्यादातर लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी और हर संभव उसकी मदद की। वमन और उसके माता पिता अब जिधर कहीं भी निकलते, लोग उनसे कटकर निकल जाते। सभी ने उनका बहिष्कार कर दिया था, लेकिन इस सब से वमन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके अंदर तो आत्मसम्मान था ही नहीं। इसलिए ना ही कभी उसने अपने इस करने के लिए आत्मग्लानि हुई।
एक ही घर में वे सालों तक अलग रहते रहे। अरुण के दिलो दिमाग पर भी अपने पिता की इस कुकर्म की गहरी छाप पड़ चुकी थी, लिहाजा वह भी अपने पिता से नफरत करता था। आज इस घटना को 30 वर्ष बीत चुके हैं। वमन अत्यधिक शराब पीने के कारण समय से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सरिता ने अकेले अपने दम पर अपने बेटे अरुण को पढ़ाया लिखाया और लायक बनाया, और फिर समय आने पर एक अच्छी लड़की से, अच्छे घराने से अपने बेटे का विवाह भी करवाया। कुछ लोग इस घटना को भूल चुके हैं और कुछ लोगों को अभी भी याद है, लेकिन आज कोई भी सरिता के लिए अपने मन में गलत विचार नहीं रखता। उसकी हिम्मत और उसके संघर्ष के लिए उसकी सराहना करता है। सरिता ने कच्ची उम्र से जो दुख तकलीफ और नरक सा जीवन भोगा, बाद में अपनी हिम्मत की और हौसले की वजह से अपने बेटे बहू के साथ उतना ही सुख भी देखा, परंतु आज भी कहीं न कहीं उसके मन में एक कांटा चुभता रहता है कि काश उसने यह हिम्मत पहले दिखाई होती, तो शायद द्रौपदी की तरह वह जुए में दांव पर नहीं लगाई जाती और न ही उन चारों हैवान जुआरियों के साथ उसे 6 महीने का समय बिताना पड़ता। सालों बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन उस नर्क को याद कर आज भी उसकी आत्मा कांप जाती है। लेकिन आज उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए उसके बेटे और बहू दोनों ही हैं, जो उसे अपनी पलकों पर रखते हैं। लेकिन फिर भी आज भी उसके मन का यह काश उसकी आंखों में आंसू ला ही देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।